गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों से मंत्र पाठ पर चर्चा करूंगा। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्याकाश के प्रसिद्ध उपन्यास और कहानीकार हैं। बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा लें ताकि आपको नए वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। तो बच्चों, जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं उन्होंने इस पाठ को लिखा है, इसलिए उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बच्चों, इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह लमही में ही फारसी भाषा में हुई। इन्होंने जब यह 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और 16 वर्ष की आयु होने पर पिता का देहांत हो गया। 15 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। सन 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। बच्चों, इन्होंने पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हिंदी साहित्य में एक अनोखी छाप स्थापित की। इस प्रकार से बच्चों, मैंने आप लोगों को उनके बारे में संक्षेप में बताया और यहाँ पर स्लाइड में आप देख सकते हो उनके उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये उपन्यास हैं। और इनकी कहानियाँ जो हैं, इन्होंने अपनी कहानियों को 8 भागों में विभाजित किया। मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते हुए उनकी हिंदी साहित्य में अपना योगदान देते हुए उन्होंने अपने इस शरीर को 8 अक्टूबर सन 1936 को छोड़ दिया, अर्थात वह स्वर्गवासी हो गए। तो बच्चों, अब जो है इनसे संबंधित जो इन्होंने मंत्र नामक पाठ को लिखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने इस पाठ को 4 भागों में विभाजित किया है। इसके 4 दृश्य हैं। पहले दृश्य में बच्चों एक बूढ़ा व्यक्ति और डॉक्टर चड्ढा के बीच में वार्तालाप होती है। बूढ़ा व्यक्ति का एक इकलौता बेटा है और वह कई दिनों से बीमार है। वह इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया हुआ है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के खेलने का समय हो जाता है। वह गोल्फ खेलने के लिए अपने घर से निकल रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आता है और डॉक्टर चड्ढा से आग्रह करता है कि साहब, हमारा बेटा बीमार है, आप हमारे बेटे को देख लीजिए। उसने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कई दिनों से आंखें नहीं खोली हैं। तो डॉक्टर चड्ढा इस पर उसको फटकारते हुए मना कर देता है और कहता है कि यह समय हमारे मरीज़ देखने का नहीं है, खेलने का है। तुम जो है कल सुबह आइएगा, कल सुबह देखेंगे। लेकिन वो बूढ़ा जो है उससे विनम्र निवेदन करता है, आग्रह करता है, लेकिन उसके आग्रह को डॉक्टर ठुकरा देता है। बच्चों, आपको ये बता दें, ये जो बूढ़ा व्यक्ति आप देख रहे हो, यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दयालु, गरीब, असहाय होने के साथ साथ दूसरों की मदद करने वाला परोपकारी है, जिसके कारण उसे इस बात का दुख होता है कि जिस डॉक्टर के बारे में मैंने सुना था वह मेरे बेटे का इलाज करने के लिए मना कर रहा है। इस प्रकार से बच्चों, इसमें वह उस डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए और मन में दुख प्रकट करते हुए कहता है कि जो है यह डॉक्टर मेरे बच्चे को देखने के लिए मना कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अगले दृश्य में देख लेते हैं। अगले दृश्य में बच्चों मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर चड्ढा है उनका भी बेटा इकलौता है, अकेला बेटा है। वह 20 साल का हो गया है, जिसका नाम कैलाश है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया जो डॉक्टर चड्ढा है उनका बेटा अकेला है और उसका नाम कैलाश है। वह 20 साल का हो गया है। उसका जन्मदिन है
और उसके दिवस पर परिवार में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, मेहमान लोग आए हुए हैं और उसके जो सहपाठी हैं वो भी उसके बर्थडे पर, दिवस पर वहाँ उसके घर सभी लोग उपस्थित हैं। उसकी एक साथी सहपाठी मृणालिनी है जो कैलाश से आग्रह करती है। चूँकि कैलाश को सांप पालने का शौक था, वह अपने विद्यालय में छात्रों को बताया करता था कि मैं सांप पालता हूँ और एक से एक खतरनाक सांप मेरे पास हैं। तो मृणालिनी उससे आग्रह करती है कि कैलाश, तुम्हारे जो सांप हैं वह मुझे दिखाओ। कैलाश मना कर देता है, कहता नहीं, आज नहीं और कभी दिखाएंगे। तो वहाँ पर उपस्थित एक सज्जन होते हैं, वह कहते हैं कि जब लोग आपसे इतना कह रहे हैं तो सांप दिखा दीजिए। तो कैलाश दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और कई सारे जहरीले सांपों को वह अपने गले में, गर्दन में टांगने लगता है। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि सांप के दांत तोड़ दिए होंगे, इस कारण से जो है आप निडरता से सांप दिखा रहे हो। जिस पर वह कहता है कि नहीं, सांप के दांत नहीं टूटे हैं और वह सांप का गला दबाकर सभी को दांत दिखाता है। जिस पर जैसे ही उसका हाथ ढीला होता है, क्योंकि वह सांप का गर्दन दबाए होता है, और जैसे ही सांप की गर्दन ढीली होती है वो सांप उसको काट लेता है। सांप के काटने पर बच्चों, जो कैलाश है वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसके डसने से उसका शरीर जो है नीला पड़ जाता है। चड्ढा के कई प्रयास करने पर, इलाज करने पर वो ठीक नहीं होता है। लोग जब बताते हैं कि झाड़ फूँक से ठीक हो सकता है, तो झाड़ फूँक वालों को भी वो बुलाता है, लेकिन उससे उसको आराम नहीं मिलता और ठीक नहीं होता है। यह इस दृश्य में दिखाया गया है। अगले दृश्य में बच्चों, एक बूढ़ा भगत और उसकी बुढ़िया अपनी झोपड़ी में पड़े सो रहे होते हैं। यह बूढ़ा भगत वही है जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गया हुआ था। वहाँ डॉक्टर चड्ढा के कुछ नौकर वहाँ आते हैं और उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। बूढ़ा बाहर निकलता है और पूछता है क्या बात है। तो वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लिया है, आप चलकर उसका इलाज करिए। लेकिन बच्चों, वह बूढ़ा व्यक्ति जो है उस डॉक्टर चड्ढा के बारे में जानकर कहता है कि वह डॉक्टर चड्ढा जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं, उनके बेटे को सांप ने काटा है। मैं उनके बेटे का इलाज नहीं करूँगा, झाड़ फूँक नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का इलाज नहीं किया था। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बूढ़े भगत के मन में यह दुख है, एक बदले की भावना नहीं है। ये दुख प्रकट कर रहा है कि उसने हमारे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था, तो मैं भी उसके बेटे का इलाज नहीं करूँगा। लेकिन वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही परोपकारी है। वह दुखी होने के कारण ऐसा बोल रहा था। जब वह मना कर देता है तो उसके नौकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती है और वो बाहर निकलता है। लगभग रात के 1 बजा होता है, दो के लगभग करीब टाइम होता है। बाहर जैसे निकलता है, चौकीदार उसे पूछता है कि भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो वो बहाना बनाता है कि मैं केवल ये देख रहा था रात कितनी बाकी है। इस पर चौकीदार कहता है कि भाई आपको पता नहीं है, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया और उसने 10,000 रुपये देने को कहा है। जो उसके बच्चे को ठीक कर देगा, बेटे को ठीक कर देगा, उसको 10,000 रुपये देगा। जिस पर वो डॉक्टर चड्ढा के बेटे के बारे में जैसे बताता है, फिर भी वो मना कर देता है। कहता नहीं, वो चाहे लाखों रुपए दे, हम उसके बेटे को झाड़ फूँक नहीं करेंगे। लेकिन उसकी अंतरात्मा जो है उसे कहती है इलाज करने के लिए। मन तो नहीं कहता है, लेकिन अंतरात्मा उसे इलाज करने के लिए कहती है। तो फिर वो जैसे ही उसकी अंतरात्मा अंदर से बोलती है और वो इलाज करने के लिए चला जाता है। तो बच्चों, अगले दृश्य में, चौथे दृश्य में, जो बूढ़ा भगत है वो डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाता है। लोग रो पीट रहे होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। पूरा घर जो है रोने धोने में पड़ा होता है। जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति सभी को समझाता है और कहता है कि भगवान पर भरोसा रखिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और वो मंत्रों के द्वारा कैलाश को जड़ी बूटी सूंघाने लगता है। मंत्र पढ़ता है और जड़ी बूटी सूंघाता है। कार लोग कैलाश के ऊपर पानी डालते हैं। इस प्रकार से उसके कई बार प्रयास करने पर वो कैलाश जो है उठकर बैठ जाता है। जिस पर डॉक्टर चड्ढा को
अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। उसे पछतावा होता है कि वह बूढ़ा भगत वही है जिसके बेटे का उसने इलाज करने के लिए मना कर दिया था। तो इस दृश्य में डॉक्टर चड्ढा को पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को हमने यहाँ पर संक्षेप में आपसे चर्चा की और इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हमारे काम आ सकता है। इसलिए किसी को गरीब असहाय समझकर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सभी का सहयोग करते हुए समाज में जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति हमारा कभी भी काम आ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। स्लाइड से आप पाठ को यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसी के आधार पर इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको यहाँ से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, सभी लोगों से इस प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े भगत को कब आने के लिए कहा? हाँ, तो बच्चों बताइए, वह जो बूढ़ा भगत अपने बच्चे का इलाज करने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास गया था, तो डॉक्टर चड्ढा ने उसको क्या कहा था, कब आने के लिए कहा था? हाँ सुष्मिता, बताओ क्या इस प्रश्न का जवाब होगा? कब आने कहा था? हाँ, अगले दिन, कल सुबह आने के लिए कहा था, क्योंकि वह उस समय खेलने के लिए जा रहा था। बिल्कुल सही। दिनेश बेटा, आप बताओ कि कैलाश के ओंठ नीले क्यों पड़ने लगे थे? हाँ, सोचिए, विचारिए, विचार करके बताओ, कैलाश के ओंठ नीले क्यों पड़ने लगे थे? हाँ, क्योंकि उसको सर्प ने डस लिया था। बिल्कुल सही। बूढ़ा भगत और बुढ़िया जाड़े की रात में कहाँ थे? सामूहिक उत्तर दीजिए सभी लोग। बूढ़ा भगत और बुढ़िया जाड़े की रात में अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। फिर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा का बंगला कहाँ पर था? कार्तिकेय बेटा बताइए, डॉक्टर चड्ढा का बंगला कहाँ पर था? हाँ, छावनी के पास ही बंगला था। जो छावनी थी, उस छावनी के पास में ही बंगला था। फिर लास्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। बूढ़ा भगत क्या पढ़कर कैलाश को जड़ी बूटी सुंघा रहा था? हाँ, बिल्कुल सही, मंत्र पढ़कर कैलाश को जड़ी बूटी सुंघा रहा था। तो बच्चों, ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिखकर हमें बताएंगे और आपके इन प्रश्नों के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय, टेक केयर।